अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। पाकिस्तान के लिए एक मस्बत और बड़ी पेशरफ्त सामने आई है। तकरीबन 4 साल बाद पाकिस्तान के FATF की ग्रे लिस्ट से निकलने की राह हमवार हो गई है, क्योंकि पाकिस्तान ने इस हवाले से तमाम जरूरी नकात पर अमल दरामद कर लिया है और ग्रे लिस्ट से निकलने के लिए पाकिस्तान सिर्फ एक कदम दूर है, जिसमें FATF की टीम ने पाकिस्तान आना है और एक्शन प्लान पर अमल दरामद से मुताल्लिक तफसीली जायजा लेकर हतमी ऐलान करना है। ये पेशरफ्त पाकिस्तान की मईशत और खारजा पॉलिसी के लिए एक बहुत बड़ी पेशरफ्त है, क्योंकि जहां एक तरफ भारत मुसलसल पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट में डालने के लिए कई सालों से लॉबिंग कर रहा था, तो वहीं गुज़िश्ता दिनों से ही यह खबरें सामने आना शुरू हो गई थी कि कुछ दोस्त ममालिक ने पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से निकालने के लिए खामोशी से काम शुरू कर दिया है और इस हवाले से चीन का नाम सर फहरिस्त था। और अहम सिफारती ज़राए से भी खबरें सामने आना शुरू हो गई थी कि जो ममालिक पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से निकालने के हामी थे, वो ये दलाइल दे रहे थे कि ये इकदामात पाकिस्तान की मईशत को बहाल करने के लिए ज़रूरी है। जिसके बाद 14 जून से जर्मनी के शहर बर्लिन में FATF का 4 रोज़ा इजलास जारी रहा, जिसमें अहम ममालिक से मुतालिक FATF ने अपनी दी गई सिफारिशात पर अमल दरामद का जायजा लिया और पाकिस्तान से मुतालिक ऐलान कर दिया है कि पाकिस्तान ने FATF की तरफ से दिए गए एक्शन प्लान में तमाम एक्शन आइटम्स पर अमल दरामद कर लिया है और FATF की टीम पाकिस्तान का दौरा करेगी और फिर हतमी फैसला किया जाएगा। पाकिस्तानी अथॉरिटीज़ की तरफ से बहुत ज़्यादा काम करने के बाद मुझे ये कहते हुए खुशी महसूस हो रही है कि पाकिस्तान ने तमाम 34 एक्शन आइटम्स पर अमल कर लिया है। गुज़िश्ता कुछ महीनों में पाकिस्तान में अक़वाम मुत्तहिदा की फहरिस्त में शामिल दहशतगर्द ग्रुपों के सीनियर लीडर्स के खिलाफ टेरर फाइनेंसिंग की तहकीकात और प्रोसिक्यूशन की गई है और मनी लॉन्ड्रिंग की तहकीकात और प्रोसिक्यूशन में भी पेशरफ्त हुई है। पाकिस्तान के रिफॉर्म्स मुल्क और खित्ते की सिक्योरिटी और इस्तेहकाम के लिए अच्छे इक़दामात हैं। इन रिफॉर्म से ये बात यकीनी हो जाएगी कि पाकिस्तानी अथॉरिटीज़ बेहतर तरीके से मनी लॉन्ड्रिंग और दहशतगर्द ग्रुप्स के खिलाफ कार्रवाई कर सकें। FATF ने अब पाकिस्तान में ऑन साइट दौरा करके इसकी तस्दीक करने का फैसला किया है कि पाकिस्तान की तरफ से किए गए रिफॉर्म्स पर अमल दरामद हो रहा है और मुस्तकबिल में भी होता रहेगा। आज पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से नहीं निकाला जा रहा है, मगर पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से निकाल दिया जाएगा अगर ऑन साइट विजिट में वो कामयाब हो जाता है। बहुत अहम पेशरफ्त है। FATF की टीम पाकिस्तान आएगी और तमाम मामलात का जायजा लेगी, क्योंकि FATF की अपनी वेबसाइट के मुताबिक एक मुल्क का FATF की इंक्रीज्ड मॉनिटरिंग लिस्ट से निकलने के लिए ज़रूरी है कि वो FATF के दिए गए एक्शन प्लान के तकरीबन तमाम सिफारिशात पर अमल दरामद करे और इन तमाम सिफारिशात पर अमल दरामद के बाद FATF की टीम उस मुल्क का दौरा करेगी ताकि वो इस चीज़ की तस्दीक कर सके कि तमाम ज़रूरी कानूनी, रेगुलेटरी और ऑपरेशनल इस्लाहात पर काम जारी है और उस मुल्क में सियासी अज़म और इदारा जाती सलाहियत मौजूद है कि इन इस्लाहात पर अमल दरामद को बरकरार रखा जा सके। और अगर FATF की टीम का दौरा मस्बत रहा तो फिर FATF अपने अगले इजलास में उस मुल्क को बाकायदा अपनी फहरिस्त से निकालने का फैसला करेगा। अहम बात यह है कि इस वक्त FATF की ग्रे लिस्ट में 23 ममालिक हैं, जिसमें मुत्तहिदा अरब अमारात, तुर्की और पाकिस्तान जैसे अहम ममालिक भी शामिल हैं, जबकि FATF की ब्लैक लिस्ट में ईरान और शुमाली कोरिया जैसे ममालिक शामिल हैं। और गुज़िश्ता कई अरसे से भारत मुसलसल कोशिश कर रहा था कि पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से ब्लैक लिस्ट में शामिल किया जाए, लेकिन गुज़िश्ता दौरे हुकूमत के दौरान पाकिस्तान ने ग्रे लिस्ट से निकलने के लिए कई अहम इक़दामात किए। मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फाइनेंसिंग से मुताल्लिक न सिर्फ ज़रूरी कानून साजी की गई, बल्कि मुख्तलिफ केसेस को मंतकी अंजाम तक भी पहुँचाया गया। और जो सबसे अहम केस जिसे कुछ माहिरीन टर्निंग पॉइंट के तौर पर देख रहे थे, वो जमातुद दावा के सरबराह हाफिज सईद और दीगर रहनुमाओं से मुताल्लिक केसेस थे। लाहौर की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने रवा साल 8 अप्रैल को ही महकमा इंसदादी दहशतगर्दी की तरफ से दर्ज किए गए मुकदमात पर हाफिज सईद को मजमूई तौर पर 33 साल कैद की सज़ा सुनाई और ये मुकदमा टेरर फाइनेंसिंग से मुताल्लिक थे, जबकि इससे पहले भी अदालतें हाफिज सईद और उनके साथियों को मुख्तलिफ केसेस में सजाएं सुना चुकी हैं, असासे मुंजमिद कर चुकी हैं। जबकि जुलाई 2019 से ही हाफिज सईद ज़ेरे हिरासत हैं और अब तक जमातुद दावा के लीडरान पर 41 FIR दर्ज हो चुकी हैं और 27 केसेस में फैसला भी आ चुका है। और इन केसेस को भी FATF की ग्रे लिस्ट से निकलने के लिए पाकिस्तान की तरफ से अहम इक़दामात के तौर पर लिया गया है। और ये पहली मरतबा नहीं है कि पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से मुताल्लिक कामयाबी मिली है, बल्कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स पाकिस्तान को अब तक 3 दफ़ा ग्रे लिस्ट में रख चुकी है और तीनों दफ़ा पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में इतना लंबा अरसा नहीं रहा जितना इस बार रहा है। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने 2008 में पाकिस्तान को दहशतगर्दों की माली मुआमलत और बैनुल अक़वामी एंटी मनी लॉन्ड्रिंग कवानीन पर अमल दरामद न करने की वजह से पहली बार ग्रे लिस्ट में शामिल किया।
लेकिन फिर 2 साल बाद ही 2010 में फेटफ ने यह कहते हुए पाकिस्तान का नाम ग्रे लिस्ट से निकाल दिया कि पाकिस्तान ने मनी लॉन्ड्रिंग और दहशतगर्दों की माली मुआवनत रोकने के लिए अपने निजाम को बेहतर बनाने में पेशरफ्त का मुजाहरा किया है, जिसमें एक मुस्तकिल एंटी मनी लॉन्ड्रिंग कानून का नाफिज करना भी शामिल है। लेकिन इसके 2 साल बाद ही यानी 2012 में फेटफ ने एक बार फिर पाकिस्तान का नाम ग्रे लिस्ट में डाल दिया और इस बार इसकी वजह यह बताई कि पाकिस्तान मनी लॉन्ड्रिंग और दहशतगर्दों की माली मुआवनत के खतरात से मौसर तरीके से मुकाबला करने के मयारात पर कामयाब नहीं हुआ है। यानी पाकिस्तान ने इससे पहले जो वादे और जिन इकदाम की पैरवी की यकीन दहानी करवाई थी, उन पर पाकिस्तान मुकम्मल अमल दरामद करने में नाकाम रहा, जिसके लिए पाकिस्तान का नाम एक बार फिर ग्रे लिस्ट में डाल दिया गया। पाकिस्तान को फेटफ के उन एतराज़ात को मुकम्मल दूर करने में 3 साल लगे और फिर 2015 में फेटफ ने पाकिस्तान की कारकर्दगी की बुनियाद पर उसका नाम ग्रे लिस्ट से एक बार फिर निकाल दिया। लेकिन फिर 3 साल बाद जून 2018 को फेटफ ने तीसरी बार पाकिस्तान का नाम ग्रे लिस्ट में दोबारा डाल दिया और इस बार पाकिस्तान को इस लिस्ट से बाहर निकलने के लिए 27 नुकात पर अमल दरामद यकीनी बनाने की हिदायत भी की गई। साथ ही कहा गया कि अगर पाकिस्तान दिए गए टाइम फ्रेम में अमल दरामद नहीं करता तो उसका नाम ग्रे लिस्ट से ब्लैक लिस्ट में डाल दिया जाएगा। इस दौरान पाकिस्तान को फेटफ की सख्त स्क्रूटनी का भी सामना करना पड़ा और फेटफ की हर 4 माह बाद होने वाली मीटिंग्स में पाकिस्तान की कारकर्दगी को जांचा जाता रहा और इस सारे अमल में गुज़िश्ता हुकूमत और रियासती इदारों ने पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट से बचाने और ग्रे लिस्ट से निकालने में अहम किरदार अदा किया। हुकूमत और रियासती इदारों के दहशतगर्दी के खिलाफ एक पेज पर होने ने बहुत बड़ा किरदार अदा किया, क्योंकि फेटफ की तरफ से पाकिस्तान को इंतहाई मुश्किल टारगेट्स दिए गए, जिन्हें मुकम्मल करके अब पाकिस्तान की ग्रे लिस्ट से निकलने की राह हमवार हो गई है। फेटफ की ग्रे लिस्ट से बाहर निकलने के लिए पाकिस्तान ने मार्च 2019 में मुतादिद ममनुआ तंजीमों को हाई रिस्क करार देकर उनकी मॉनिटरिंग, उनकी सरगर्मी और प्रोफाइल्स का दोबारा जायजा लेने का फैसला किया। इससे पहले पाकिस्तान ने बेशतर ममनुआ तंजीमों को हाई रिस्क के बजाय मीडियम या लो रिस्क लिस्ट में रखा हुआ था, जिस पर फेटफ को एतराज था और उसके बाद मई 2019 में पाकिस्तान ने मनी लॉन्ड्रिंग, ट्रैफिकिंग, करेंसी की स्मगलिंग और बैंकिंग जराए से हटकर गैर कानूनी जराए से रकम के लेन देन को रोकने के लिए इकदाम का ऐलान किया। सिर्फ यही नहीं, जुलाई 2019 में FBI ने फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स नामी सेल भी बना दिया, जिसका काम दहशतगर्दों की माली मुआवनत को रोकने के लिए इकदाम पर अमल दरामद को यकीनी बनाना था। लेकिन अक्टूबर 2019 में होने वाले फेटफ की मीटिंग में पाकिस्तान का नाम ग्रे लिस्ट में बरकरार रखने का फैसला किया गया, जिसके बाद FBI के अलावा वजारत दाखिला में भी फेटफ सेल बनाया गया, जिसका काम एक्शन प्लान के निफाज को यकीनी बनाना था। लेकिन इसके बाद फरवरी 2020 के इजलास में भी फेटफ ने पाकिस्तान का नाम ग्रे लिस्ट से बाहर नहीं निकाला और प्लान के दीगर नकात पर अमल दरामद को यकीनी बनाने पर जोर दिया। फिर फरवरी 2020 में FBI ने फेटफ के नकात के मुताबिक रियल एस्टेट और ज्वेलरी की खरीदो फरोख्त पर भी नजर रखने का ऐलान कर दिया। लेकिन फिर फेटफ ने अपने जून 2020 के इजलास में पाकिस्तान का केस नहीं सुना और यूं पाकिस्तान को फेटफ के दिए गए नकात पर अमल करने के लिए मजीद मोहलत मिल गई, जिसके बाद कौमी असम्बली ने अगस्त में फेटफ से मुतालिक 2 बिल मंजूर किए और फिर सितंबर में पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में फेटफ से मुतालिक मजीद 3 बिल मंजूर कर लिए गए। फिर अक्टूबर में सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ने बताया कि उन्होंने फेटफ की तमाम शराइत पर अमल दरामद कर लिया है, जिसके बाद फेटफ के अक्टूबर 2020 में होने वाले इजलास में एतराफ़ किया गया कि पाकिस्तान ने 27 में से 21 नकात पर अमल दरामद कर लिया है और पाकिस्तान को फरवरी 2021 तक मजीद ग्रे लिस्ट में रखा जाएगा, ताकि इस दौरान पाकिस्तान बाकी के 6 नकात पर भी मुकम्मल अमल दरामद यकीनी बनाए। इस दौरान पाकिस्तान ने इस ग्रे लिस्ट से बाहर निकलने के लिए कई अहम और सख्त इकदाम भी किए, जिसमें सबसे अहम कलदम करार दी जाने वाली तंजीम जमात उद दावा के खिलाफ कार्रवाई थी और जनवरी 2021 में स्टेट बैंक ने भी फेटफ की डिमांड्स के मुताबिक एंटी मनी लॉन्ड्रिंग की शराइत में तरमीम की। साथ ही इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने कलदम तंजीम लश्कर तैयबा के सरबराह ज़की उर रहमान लखवी को दहशतगर्दों की माली मुआवनत के जुर्म में 5 साल कैद की सजा भी सुनाई। लेकिन फिर फरवरी 2021 के इजलास में फेटफ ने ऐलान किया कि पाकिस्तान को 27 में से 3 नकात पर अभी भी अमल दरामद करना है, जिसके बाद पाकिस्तान ने कई इकदाम किए और जून 2021 में पाकिस्तान ने 27 में से 26 नकात पर अमल दरामद किया। लेकिन एक नुक्ते पर अमल दरामद न होने की वजह से पाकिस्तान का नाम ग्रे लिस्ट में बरकरार रखा गया, जिसके बाद साबिक वजीर खारजा ने फेटफ पर सख्त तनकीद भी की। दुनिया को फैसला करना होगा और फेटफ के मेंबरान को फैसला करना होगा, क्या ये फोरम टेक्निकल फोरम है या पॉलिटिकल फोरम है। अगर तो ये टेक्निकल फोरम है जो कि है, फिर पाकिस्तान ने जो इकदाम उठाए हैं कोई जवाब नहीं है पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में मजीद रखा जाए, हमें व्हाइट लिस्ट में होना चाहिए था। भारत ने बिलखुसूस इस फोरम को पॉलिटिसाइज करने की कोशिश की है। कुछ कुव्वतें समझती हैं उनके मकासद हासिल तब हो सकते हैं कि पाकिस्तान पर यह मुसलसल तलवार लटकी रहे।
और फिर मार्च 2022 में फेटफ ने पाकिस्तान को हिदायत की कि वो अपने माली निज़ाम में मौजूद खामियों पर काबू पाए और अप्रैल 2022 को पाकिस्तान की अदालत ने हाफिज सईद को टेरर फाइनेंसिंग के मुकदमात में 33 साल कैद की सजा सुनाई, जिसके बाद 14 जून से फिर फेटफ की टीम जर्मनी में 4 रोजा इजलास के लिए बैठी और आज बिलाखिर ग्रे लिस्ट से निकलने के लिए पाकिस्तान की राह हमवार हो गई है। तकरीबन 4 साल बाद पाकिस्तान की कोशिशें रंग ले आई हैं, जिसके बाद वजीर मुमलिकत बराए खारजा आइना रब्बानी घर ने अपने पैगाम में पाकिस्तानी कौम को मुबारकबाद दी और कहा कि अक्टूबर 2022 तक पाकिस्तान का ग्रे लिस्ट से निकलने का अमल पूरा हो जाएगा। मुझे ये बताते हुए बहुत खुशी है कि फैटफ ने यूनानिमसली पाकिस्तान के तमाम पॉइंट्स पे, तमाम एक्शन प्लान्स के पॉइंट्स पे पाकिस्तान को क्लियर कर दिया है और कहा है कि पाकिस्तान की परफॉर्मेंस इज अप टू मार्क। इसके साथ हमारा ग्रे लिस्ट से निकलने का प्रोसेस फैटफ प्रोसीजर के मुताबिक शुरू होता है और उस प्रोसीजर के मुताबिक एक टेक्निकल इवैल्यूएशन की टीम पाकिस्तान भेजी जाएगी। हमारी पूरी कोशिश है कि ये टेक्निकल इवैल्यूएशन की टीम अक्टूबर 2022 के प्लेनरी साइकिल से पहले अपना काम इख्तिताम करे और हमने उनको इंश्योर किया है कि वी विल इंश्योर देयर कंफर्ट, ईज और उसके साथ इंशाल्लाह अक्टूबर 2022 में ये हमारा फैटफ की ग्रे लिस्ट पे निकलने का प्रोसेस इख्तिताम पे पहुंचेगा। मैं पूरे कौम को यकीनन कंग्रेचुलेट करना चाहती हूँ, मुबारकबाद देना चाहती हूँ और मैं यहाँ एक्नॉलेज करना चाहती हूँ बेहद मेहनत और बर्निंग द मिडनाइट ऑयल जो बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस, बहुत सारी मिनिस्ट्रीज पाकिस्तान में बैठे हुए लोगों ने किया और जो कि मेरी टीम बर्लिन में मेरे साथ मौजूद है, जिन्होंने रियली बहुत ज़्यादा मेहनत की और आई थिंक व्हाट वाज अ प्लेजर वाज कि वो मेहनत एक्नॉलेज हुई, रिकग्नाइज हुई और अब हम चाहेंगे कि पाकिस्तान इंटरनेशनल रेगुलेटरी सिस्टम, फाइनेंशियल रेगुलेटरी सिस्टम का हिस्सा बन के अहेड ऑफ द कर्व ही रहे। सो वंस अगेन मेरी तरफ से पूरी कौम को मुबारकबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। DGISPR फैटफ के एक्शन प्लान पर अमल दरामद से मुताल्लिक फौज का किरदार भी बता चुके हैं। आपको पता है कि पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में डालने के लिए भी क्या इकदाम किए और देन हमारे जो हमसाया मुल्क हैं हिंदुस्तान, उनकी तरफ से बहुत लॉबिंग की गई कि पाकिस्तान को किसी तरीके से ब्लैक लिस्ट कर दिया जाए। 2019 में गवर्नमेंट की रिक्वेस्ट पे GHQ में चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की डायरेक्शंस पे जो हमारा मिलिट्री ऑपरेशंस डायरेक्टरेट है उसमें DGMO के अंडर एक स्पेशल सेल कायम किया गया और उनको ये जिम्मेदारियां सौंपी गई। 30 से ज्यादा मुख्तलिफ महकमों, वजारतों और एजेंसीज के दरमियान कोऑर्डिनेशन मैकेनिज्म बनाया और फिर हर पॉइंट पर एक मुकम्मल एक्शन प्लान बनाया और इससे इन तमाम महकमों, वजारतों और एजेंसी से अमल दरामद भी करवाया और इस सेल ने दिन रात काम करके मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फाइनेंसिंग पर एक मौसर लाए अमल बना के दिया, जिसके ऊपर फिर तमाम डिपार्टमेंट्स ने उसके ऊपर अमल किया। ये सारा कुछ चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की डायरेक्ट सुपरविजन में अंडर द DGMO ये काम हुआ और जिससे ये सारे मैकेनिज्म को फाल बनाया और गॉट द थिंग्स मूविंग ताकि वक्त पे और कम वक्त में अल्हम्दुलिल्लाह वी हैव बीन एबल टू कम दिस फार। पाकिस्तान के लिए बहुत अहम पेशरफ्त है, बड़ी पेशरफ्त है, मगर पाकिस्तान पहले भी फैटफ में गया, निकला, फिर निकला। क्या इस दफ़ा रियासत पाकिस्तान ने एक हतमी फैसला किया है? इस हवाले से सीनियर साफी सईद साफी साहब बहुत शुक्रिया। साफी साहब, जाहिर है ओवर द ईयर्स आपने बहुत ज़्यादा टेररिज्म को कवर किया है। पाकिस्तान पर जो इल्ज़ामात लगते रहे, कभी डुअल पॉलिसी के, कभी टेरर फाइनेंसिंग के, कभी मनी लॉन्ड्रिंग के, ये सारे के सारे आपने कवर किए। पाकिस्तान पहले भी ग्रे लिस्ट में जाता रहा, निकलता रहा। अब क्योंकि इंतहाई सख्त प्लान था, उस पर पाकिस्तान ने अमल किया है और इस तरीके से अमल किया है जो पाकिस्तान के लिए भी जाहिर है अच्छा है। खुद आपको लगता है कि पाकिस्तान की सिविल और अस्करी क़यादत ने, मेनली अस्करी क़यादत ने भी ये फैसला कर लिया है कि ये इल्ज़ामात अब पाकिस्तान पर नहीं लगने देने हैं, पाकिस्तान ने इसी पर अब अमल करना है और इस तरीके से कभी वापस ना ग्रे लिस्ट में पाकिस्तान को जाने देना है, ना ही पाकिस्तान पर इल्ज़ामात को वापस लगने देना है? देखिए शाहजेब, पहले जो हमारे मशरिकी सरहद पे तो इंडिया के साथ हमारा मामला 70 साल से चल रहा है और फिर 80 के बाद जब वहाँ पे एक पब्लिक मूवमेंट शुरू हुई और मिलिटेंट मूवमेंट शुरू हुई, यानी मुसल्लह जद्दोजहद शुरू हुई, तो अमरीकी इंडियन मज़ालिम के जवाब में उस वक़्त पाकिस्तान में बाज़ गुरोह ऐसे थे कि उन्होंने उनके उस मुसल्लह जद्दोजहद को सपोर्ट करना ही इंडिया का जवाब और पाकिस्तान के कश्मीर पे अपने हक़ के हुसूल का ज़रिया समझा था। अब 9/11 के बाद बड़ी हद तक तो वो सिलसिला शुरू हुआ, लेकिन फिर जब अफ़गानिस्तान में पाकिस्तान से मुतालिक अमेरिका की सरपरस्ती में इंडिया वगैरह ने डबल गेम शुरू किया, तो उसके जवाब में पाकिस्तान ने भी डबल गेम शुरू किया
और उसकी वजह से पाकिस्तान के अंदर ये अस्करी तंजीमें और इस तरह की चीज़ें सामने वजूद में आई और रियासत अफ़गानिस्तान के हालात की वजह से भी उसके ख़िलाफ़ वो सख्ती नहीं कर सकती थी जो कि रिक्वायर्ड थी। तो एक तो अफ़गानिस्तान के हालात तब्दील हो गए और अमरीकी अफवाज के वहाँ से इनखला के बाद उसकी ज़रूरत नहीं रही। और दूसरा ये भी एक हकीकत है कि जनरल कमर जावेद बाजवा और उनकी टीम ने ये फ़ैसला किया था आने के बाद कि पाकिस्तान की ख़ारजा पॉलिसी में वो न सिर्फ ये कि मिलिटेंसी को एक टूल के तौर पर इस्तेमाल नहीं करेंगे, बल्कि यहाँ पे जो इस तरह की तंजीमें हैं, ठीक है उसके तरीक़े पे इख्तलाफ हो सकता है कि वो एक तरीके से करना चाहते थे, मैं दूसरे तरीके से करना चाहूँगा, कोई तीसरे, लेकिन उन्होंने ये फ़ैसला किया था कि मज़ीद पाकिस्तान की रियासत के अंदर इस तरह की तंजीमों को पलने फूलने का मौका नहीं दिया जाएगा। और आपको याद होगा कि कई साल पहले उन्होंने ये बयान दिया था और फिर पैगाम पाकिस्तान में भी इसको वाज़े किया गया था कि वायलेंस पे जो सोल इजारदारती वो होनी चाहिए तो वो पाकिस्तान की रियासत की होनी चाहिए, इसके अलावा किसी ग्रोह और तंजीम को इजाज़त नहीं दी जा सकती। तो ये फिर मिलजुल के जो इक़दामात किए गए तो अल्हम्दुलिल्लाह आज उसके कुछ ना कुछ पॉजिटिव रिज़ल्ट भी सामने आ रहे हैं। अच्छा, और आपको लगता है कि ये रियासत का एक मुस्तकिल फ़ैसला है पाकिस्तान के ऊपर, आइंदा ये इल्ज़ामात नहीं लग रहे होंगे? और जो पाकिस्तान ने ज़ाहिर है FATF ने कराया, मगर पाकिस्तानी रियासत का ये भी कहना रहा है कि हमारे लिए भी अच्छा है, तो इस पर अमल दरामद अब जारी रहेगा। देखिए, पहली बात तो ये है कि आप रियासत के सिवा अगर वायलेंस का इख्तियार किसी भी तंजीम को देंगे, किसी भी ग्रोह को देंगे, वो मज़हबी हो, वो गैर मज़हबी हो, तो वो उस रियासत के लिए दूसरी दुनिया से या दुश्मन मुल्क से ज़्यादा ख़ुद उस मुल्क के लिए मुसीबत बन जाती हैं। और इसको रियलाइज़ किया है हमारी इस्टेब्लिशमेंट ने और हमारी क़यादत ने बहुत पहले। हाँ, उस पर अब भी जो हैंडलिंग का तरीका है, मसलन आप जब माजी का तो चूँकि एक बैगेज हम बड़ा लेके फिर रहे हैं, तो उसके बारे में कुछ लोगों का ये नुक्ता नज़र है कि जी मुतलक ताकत का इख्तियार होना चाहिए, कुछ लोगों का ये वो है कि कानून ही को के ज़रिए इस मामले से निमटना चाहिए, कुछ लोग उसके पॉलिटिकल सलूशन की बात कर रहे हैं। फिर पॉलिटिकल सलूशन के भी मुख्तलिफ तरीके हो सकते हैं। तो मसलन आजकल TTP का मामला चल रहा है, अब जिस तरीके से उनके साथ इंगेजमेंट है तो कुछ हल्के उस पर मुतरज़ है, लेकिन ये बहरहाल फ़ैसला है इस्टेब्लिशमेंट का और इस रियासत का कि मज़ीद इस तरह की तंजीमों की ना तो सरपरस्ती करनी है और ना उनको पलने फूलने का मौका देना है। उनकी हैंडलिंग के मामले पे अब भी कुछ ना कुछ इख्तलाफ मौजूद है, लेकिन मेरे ख़्याल में पाकिस्तान की सियासत और अस्करी क़यादत भी मुकालमे के ज़रिए इस मामले में एक पेज पे आ सकती है, क्योंकि सियासी क़ुव्वतें तो पहले से ये चाहती थी कि इस तरह ना हो। सर साहब, इस हवाले से गुफ्तगू आपने सुनी है। इतवार के दिन एक दफ़ा फिर एहतजाज शुरू कर रहे हैं इमरान खान। क्या पार्टी के अंदर इस हवाले से इख्तलाफात हैं? क्योंकि जो पहला एहतजाज था वो कामयाब नहीं हो सका था, उसके बाद कुछ नाराज़ियाँ भी नज़र आ रही थी पार्टी के अंदर। बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। जितनी तेज़ी से तब्दीली पाकिस्तान की सियासत में आती है, शायद ही किसी मुल्क की सियासत में आती हो। कुछ अर्सा पहले जो इस वक्त हुकूमत है वो इमरान खान के खिलाफ अपोजिशन में होते हुए महंगाई के खिलाफ एहतजाज कर रही थी, और अब इमरान खान इतवार से इस हुकूमत के खिलाफ महंगाई के लिए एहतजाज करने जा रहे हैं। और उन्होंने कॉल दी है कि इतवार को रात 9 बजे सब घर से निकलें, 10 बजे मैं खिताब करूंगा, ऑनलाइन खिताब होगा, इसलिए पूरे मुल्क में अपने अपने शहरों में सब बाहर निकलें। पहले एक खबरें आई थी जब इमरान खान साहब ने मार्च किया, जिसमें उनको नाकामी हुई कि पार्टी के अंदर इस हवाले से इख्तलाफात हैं। कुछ पार्टी के रहनुमा ये भी चाहते हैं कि वापस पार्लियामेंट में जाया जाए। क्या अब सब एक पेज पर हैं और क्या इमरान खान साहब कामयाब इसमें हो सकते हैं? हमारे साथ मौजूद हैं शहजाद इकबाल साहब और सलीम साफ़ी साहब। अब साफ़ी साहब,
साहब आपका एक बार फिर शुक्रिया। शहजाद आपका बहुत शुक्रिया। शहजाद, आपने खबर दी थी कि पार्टी के अंदर बहुत सारी आरा पाई जाती हैं, इस हवाले से इख्तलाफ भी पाया जाता है। कुछ लोग ये भी चाहते हैं कि असेंबली में जाएं और इस हुकूमत को टफ टाइम दें। इस वक्त नहीं है ऐसा मामला कि हम सड़कों पर हों। क्या अब वो लोग मान गए हैं इमरान खान साहब की बात कि खान साहब दुरुस्त कह रहे हैं, महंगाई का इतना प्रेशर है, हम बाहर निकलेंगे, बहुत लोग निकल आएंगे, या फिर खान साहब किसी की बात मानने को तैयार नहीं होने लग रहा है कि किसी ना किसी तरीके से वो कामयाब हो जाएंगे? बहुत शुक्रिया शाहजेब। शाहजेब, बिल्कुल जब पहले लॉन्ग मार्च के बाद पेशावर में मौजूद थे इमरान खान और दूसरे लॉन्ग मार्च के हवाले से डेडलाइंस दे रहे थे, तो उस वक्त पार्टी के कई रहनुमा ये कह रहे थे कि दूसरा लॉन्ग मार्च नहीं करना चाहिए। कुछ लोग तो आपको पता है कि पहले लॉन्ग मार्च के भी उस वक्त करने के खिलाफ थे। तो इस बात पे तो पार्टी के रहनुमा उनको कन्विंस कर चुके हैं कि लॉन्ग मार्च नहीं करना चाहिए। लॉन्ग मार्च एक फाइनल कॉल होती है जो इस वक्त हमें नहीं देनी चाहिए, और इसीलिए अब इमरान खान साहब सहारा लेते हैं कि सुप्रीम कोर्ट जब इजाजत देगा, जब वहां से मामला सेटल होंगे तो फिर हम लॉन्ग मार्च करेंगे। वो खाली एक डिलेइंग टैक्टिक्स की वजह बता रहे हैं, और ऐसा लगता है कि उन्होंने अब ये फैसला कर लिया है कि लॉन्ग मार्च तो वो नहीं करेंगे। हाँ, लेकिन अब जो हिकमत अमली पार्टी में वो ये है कि जो ये मौजूदा हुकूमत सख्त फैसले ले रही है और उसके असरात जाहिर सी बात है एक आम आदमी पे भी आ रहे हैं। महंगाई की सूरत में बिजली की कीमत में इजाफा, तेल की कीमत में इजाफा, गैस की कीमत में इजाफा, इससे जो इन्फ्लेशन होगी, जो महंगाई होगी, अब उसको इस्तेमाल करना चाह रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। और राय यही पाई जाती है कि 2-3 माह में इसके असरात और ज़्यादा संगीन होंगे। जब स्लो डाउन होगा, लोग बेरोजगार होंगे, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, तो फिर उस वक्त शायद लोग ज़्यादा बड़ी तादाद में निकलने के लिए तैयार हो। तो इसीलिए अब जो संडे का इजलास, संडे को जो मुजाहरा कॉल किया, जो प्रोटेस्ट है, उसमें आप देखिए कोई लॉन्ग मार्च या धरने की कॉल नहीं है। रात 9 बजे लोग निकलेंगे, तकरीर सुनेंगे, वापस घर चले जाएंगे। तो अब ये जो फैसले हुकूमत ने किए, महंगाई जिससे होगी उसको वो इस्तेमाल करके लोगों को वक्ती तौर पे सड़कों पे निकालेंगे, ये नई स्ट्रैटेजी है। और वो समझते हैं 3-4 माह बाद, अगर इलेक्शन जब तक नहीं होते इमरान खान की ख्वाहिशात के मुताबिक, तो शायद सूरत हाल ऐसी हो कि लोग अपने आप निकलने के लिए तैयार हो और फिर शायद जाके वो लॉन्ग मार्च की कोई कॉल दे। लेकिन फिलहाल यही है कि छोटे छोटे मुजाहरे करेंगे और महंगाई को बुनियाद बनाएंगे। वो जो अमरीकी साजिश वाला बयानिया था जिसकी बुनियाद पे उन्होंने लॉन्ग मार्च की थी, वो अब थोड़ा सा पीछे रह जाएगा एज फार एज द प्रोटेस्ट आर कंसर्न। साफी साहब, आप समझ रहे हैं कि मुल्क की सियासत में एक दफ़ा फिर माहौल बन रहा है? जैसे अभी तो पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ी हैं, बिजली की बढ़नी है, गैस की बढ़नी है, लोगों की बिजली के बिलों पर असर आना है। हुकूमत कहती है कि इमरान खान की कारकर्दगी है जो हम भुगत रहे हैं। इमरान खान कहते हैं कि नहीं, इन्होंने आते ही 60-65 दिन में सब बर्बाद कर दिया है, मैंने ठीक किया था। तो खान साहब के लिए एक माहौल दोबारा बन रहा है एहतजाज का और हुकूमत के ऊपर दबाव डालने का, जिसमें वो कामयाब हो सकते हैं। देखिए शाहजेब, इसमें कोई शक नहीं कि IMF के शराइत को पूरे करने के लिए जिस रफ्तार से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ी हैं या बिजली की कीमतें बढ़ी हैं, तो उसकी वजह से आम तो क्या मिडिल क्लास लोगों का भी जीना बड़ा मुश्किल हो गया है। और उसकी वजह से जो मौजूदा इत्तेहादी हुकूमत है उसकी पॉपुलैरिटी पे भी बहुत असर पड़ा है। लेकिन ज़ाहिर है कि मुल्क के अंदर एक बड़ा सेंसिबल तबका ऐसा भी मौजूद है कि जो ये समझता है कि ये पिछली हुकूमत के पॉलिसियों का या IMF के साथ उसकी कमिटमेंट का नतीजा है। और फिर अगर इमरान खान की हुकूमत की, मेरे ख़्याल में उनकी जो इक़्तिसादी पॉलिसियों की जो खामियां थी, उस पर आपसे ज़्यादा न किसी की नज़र है और न किसी ने ज़्यादा प्रोग्राम किए हैं। तो कुछ लोग उस हकीकत को भी रियलाइज़ कर रहे हैं। और अगर इकनॉमिक फ्रंट पे इमरान खान साहब के साथ कुछ कहने के लिए होता तो फिर वो ये अमरीकी साजिश का झूठा और मनगढ़ंत और बेबुनियाद बयानिया वो सामने ना लाते। अच्छा, आपने देखा कि हुकूमत से निकलने से पहले सब लोग महंगाई की वजह से और माशी पॉलिसियों की वजह से उनकी हुकूमत से ना लाते, लेकिन फिर चंद दिनों में उन्होंने जब ये कंस्पिरेसी थ्योरी अपना ली तो उनकी पॉपुलैरिटी ऊपर चली गई। तो वो एक दूसरे चीज़ का दर्स देती है कि पाकिस्तान के जज्बाती अवाम बाज़ औक़ात हुकूमतों की परफॉर्मेंस को उन पैमानों पे जज नहीं करते, बल्कि वो इस तरह के नारों से, या मसलन अब अगर TLP को जो वोट पड़ा है तो क्या TLP ने इक़्तिसादी फ्रंट पे कोई बड़ा एजेंडा, अच्छा एजेंडा दिया है? तो पाकिस्तान के अंदर किसी के पॉपुलर होने में और किसी के पॉपुलैरिटी की ख़त्म होने में बहुत ज़्यादा और भी फैक्टर्स होते हैं। लेकिन इमरान खान साहब ने असल में जिस तरह कबल अज़ वक्त लॉन्ग मार्च किया, जिस तरीके से वो टुस हो गया, और जिस तरह अब वो खुद बनीगाला में बैठे होते हैं
और इतवार के दिन कंसर्ट नुमा टाइप चीज़ें करते हैं, फिर सूबाई असम्बलियों से इस्तीफ़े नहीं देते, कौमी असम्बलियों में अपने इस्तीफ़े कंफर्म नहीं करते, तो मेरे ख़्याल में वो इतनी जज्बाती फ़िज़ा हुकूमत के ख़िलाफ़ पैदा नहीं कर सकते कि जो उसके लिए एक सीरियस थ्रेट बन जाए। शहजाद, एक और दिलचस्प बात हुई है, एक तो ज़ाहिर है जब इमरान खान साहब की हुकूमत, उनको हुकूमत में आने तक जिसके लिए अपोजिशन कहती थी कि उन्हें लाया गया है, और फिर हुकूमत करने तक जो सेम पेज था उसकी बहुत ज़्यादा हुकूमत खुद भी ओनरशिप लेती थी और कहती थी इसी तरीके से बातें आगे बढ़ेंगी। मगर अभी रिसेंटली ये हुआ कि हामिद खान साहब मिले और हामिद खान साहब ने आके बताया मीडिया पर कि इमरान खान साहब ने कहा है कि मुझे एहसास हुआ है कि इस्टेब्लिशमेंट की मुदाखलत नहीं होनी चाहिए, इसके नुकसानात ही होते हैं सियासत में भी और हुकूमती मामलात में भी। फिर इमरान खान साहब ने DGISPR ने जैसे ही कहा कि जी साजिश के कोई सबूत नहीं थे, उसको भी हमें तहरीक इंसाफ हेड ऑन लेती नजर आई है। पिछले दिनों सहाफ़ियों की मुलाकात हुई इमरान खान साहब से और खबर यही आई कि उसमें सवालात किए गए थे, ग़ालिबन आपने भी सवाल किया था इस मुदाखलत के हवाले से। क्या मूड है उनका? वो चाहते हैं कि हुकूमत के साथ साथ इदारों को भी हेड ऑन लें? देखें, हामिद खान साहब से बेशक उन्होंने ये कहा हो कि मुझे एहसास है अपनी गलतियों का कि अगर एस्टैब्लिशमेंट के जरिए आप हुकूमत में आते हैं तो फिर उसके नुकसान भी बड़े होते हैं, लेकिन इमरान खान साहब इसके बिलीवर रहे हैं कि एस्टैब्लिशमेंट के बगैर वो सियासत में कामयाब नहीं हो सकते। उनकी पिछली 10-11 साल की अगर आप सियासत देखें वो भी आपको यही बताती है। और इस वक्त भी जो वो नैरेटिव बना रहे हैं कि न्यूट्रल्स न्यूट्रल ना रहे, हक और बातिल की जंग में आप न्यूट्रल नहीं रह सकते, तो इसका मतलब वो ये समझते हैं कि अगर एस्टैब्लिशमेंट मेरे साइड पे होगी, यानी कि हक पे होगी उनके मुताबिक, तो ही वो कामयाब हो सकेंगे। इमरान खान साहब को ये रियलाइज करना चाहिए कि उनकी पार्टी अब बड़ी हो चुकी है, उनका अपना एक वोट बैंक है, खासतौर पे खैबर पख्तूनख्वा में और दीगर जगहों पर, तो वो अपनी काबिलियत पर भी आजमा सकते हैं, देख सकते हैं कि अवाम में कितने पॉपुलर हैं। लेकिन वो ये समझते हैं कि जिस तरह का पंजाब में इलेक्शन होता है, नून लीग के रूट्स बड़े मजबूत हैं, नून लीग पुलिस को, पटवारी को, ब्यूरोक्रेसी को इस्तेमाल करके इलेक्शन जीत सकती है, तो उसका तोड़ एक ही है। इमरान खान समझते हैं उसका तोड़ ये है कि एस्टैब्लिशमेंट सपोर्ट करेगी तो मैं इलेक्शन जीत सकूंगा। अब ये जो आप बात करें बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वक्त तो वो वन पेज नहीं नजर आ रहा। जब तहरीक इंसाफ हुकूमत में थी इस चीज़ को बड़ा फखरिया पेश करती थी कि वन पेज है हमारे दरमियान और मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट के दरमियान। अब वो वन पेज तो कहीं नहीं नजर आ रहा। लेकिन इमरान खान को ये सोचने की ज़रूरत है कि जिस वक्त वो हुकूमत में थे तो उन्होंने सियासत नहीं की। अगर वो सियासत करते तो शायद बेहतर पोजीशन में होते, यानी कि अगर वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेना हो तो उनको मदद की ज़रूरत थी, चेयरमैन सेनेट के खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आए तो उनको बैरूनी मदद की जरूरत होती थी, बैरूनी मदद से मतलब सियासत से बाहर। इसी तरह बिल पास करवाना हो या इत्तेहादियों को मनाना हो, सियासत उन्होंने की नहीं है, उसमें उन्होंने आउटसोर्स ही किया इन सारे मामलात को। इसीलिए अब वो ये समझते हैं कि ये शायद मामलात सियासी तौर पे हल ही नहीं हो सकते, इनको आउटसोर्स ही करना पड़ेगा। और जो लास्ट हमारी मीटिंग हुई थी उसमें मैंने बिल्कुल इमरान खान साहब से ये बात की, जब इमरान खान साहब कह रहे थे कि ये हो गया फलाना हो गया, मैंने इमरान खान साहब को कहा देखें कि कुछ नाकामियां कुछ गलतियां आपकी अपनी भी हैं। आपने बहुत सारे मामला जो कि एक मुंतखब हुकूमत को, एग्जीक्यूटिव को डील करने होते हैं, आपने वो सुपर्द कर दिए थे एस्टैब्लिशमेंट के, और ये कह के आपने मुंतकिल किए थे कि हम तो ये करने के काबिल ही नहीं है। मैंने जो वाकया उनको उस मीटिंग में बताया वो 2019-20 का था, और उनको मैंने बताया कि प्राइम मिनिस्टर हाउस में हम जब सहाफ़ियों की आपसे मुलाकात हुई तो मैंने आपसे ये कहा था कि कल GHQ में जनरल बाजवा साहब ने मुलाकात की है बिजनेस कम्युनिटी के लोगों से, और वो अपने मसाइल वहाँ पे लेके गए। तो आपको नहीं लगता कि उनको आपके पास आना चाहिए और आप उनके मसाइल हल करें? तो आपने मुझे 2019-20 में ये जवाब दिया था कि एक ही इदारा है इस्टेब्लिशमेंट का, फौज का, जो कि फंक्शनल है, जो कि डिलीवर कर सकता है, बाकी सारे इदारे डिसफंक्शनल हो गए। तो मुझे कोई एतराज़ नहीं अगर मैं उनसे मदद लेता हूं और वो हमारी मदद करते हैं। लेकिन मैंने उस दिन इमरान खान से कहा, ये उस वक्त आपका बयानिया था, लेकिन अगर कोई भी सियासी पार्टी इतनी स्पेस देगी, जो काम एग्जीक्यूटिव के करने के वो खुद नहीं करेगी, तो वो सीखेगी नहीं, और जाहिर सी बात है फिर वो यही समझेगी कि इसी तरह मामला चलते हैं और डिपेंडेंसी आपकी ख़त्म नहीं होगी। साफी साहब, ये ज़ाहिर है फिर खान साहब का प्रेशर भी है, और वो चाहते हैं कि एस्टैब्लिशमेंट को ये पैगाम दें कि मेरे साथ पहले जैसे हो जाओ और उस तरह हो जाओ कि ये हुकूमत जाए और मैं वापस आ जाऊं। क्या कोई दबाव डालने में कामयाब हो रहे हैं वो? आपके ज़राए क्या बताते हैं इस वक्त? देखिए शाहजेब, एक तो हम सब जानते हैं कि उनके लिए पार्टी इस्टेब्लिशमेंट ने बनाई, ये जितने भी इस वक्त उनके इर्द गिर्द लोग हैं, शाह महमूद कुरैशी, असद उमर, शफकत महमूद, ये फवाद चौधरी, शीरी मज़ारी, ये सब उनकी पार्टी में शामिल करवाए गए थे। एक भी ऐसा नहीं था कि जो उनकी शख्सियत या उनकी पार्टी के मंशूर से मुतासर था। फिर इस्टेब्लिशमेंट ही ने उनके लिए पार्टी चलाई, इस्टेब्लिशमेंट ने उनको इलेक्शन जितवाया, इस्टेब्लिशमेंट ने उनके लिए नए जुडिशरी, मीडिया, इन सब को मैनेज करवाया।
लेकिन हुकूमत दिलवाने के बाद भी इमरान खान ने अपने पाँव पे खड़ा होने की कोशिश नहीं की और फिर उनकी हुकूमत भी इस्टेब्लिशमेंट के बैसाखियों के सहारे कायम रही और वो उनको चलाती रही। अब उसके बाद जब उन्होंने मजबूरन वो बैसाखियाँ हटा दी तो उनकी हुकूमत धड़ाम से गिर गई। तो उसके बाद उनके पास दो रास्ते थे, एक ये कि वो उनके माजी के एहसानात की वजह से खामोश रह जाते या सिर्फ उनको अपीज़ करने से उनको अपनी तरफ लाने की कोशिश करते। लेकिन उन्होंने दोनों तरीके आजमाने शुरू कर दिए। एक तरफ परवेज़ खट्टक को मिन्नत तरले के लिए भेजते और दूसरी तरफ वो इस्टेब्लिशमेंट को ब्लैकमेल करने की कोशिश करते और वो इस हद तक गए ट्रोलिंग में, बयानात में, कि जिसकी वजह से उन्होंने उस इदारे के अंदर भी फूट डालने की कोशिश की। उसके लिए उन्होंने पाकिस्तान के मफादात के ख़िलाफ़ भी बहुत सारे उनके ऐसे इक़दामात थे कि जिसने सफारती महाज पे पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाया। इस्टेब्लिशमेंट उनकी ब्लैकमेलिंग में नहीं आई, बल्कि उसका अल्टीमेट नतीजा ये हुआ कि एक तो इस्टेब्लिशमेंट मुस्लिम लीग, नून और पीपल्स पार्टी के करीब चले गई। आप जरदारी नवाज शरीफ के ट्वीट को देख लीजिए मुशर्रफ से मुतालिक, आप मरियम नवाज साहबा के उस रोज़ के DGISPR के दिफा को देख लीजिए। तो अब मेरे ख्याल में वो नहीं हो सकता कि वो इस्टेब्लिशमेंट को दोबारा अपना हमनवा बना दे और उन पे ये साबित हो गया है कि इमरान खान ने अपने अमल से जरदारी, नवाज शरीफ, महमूद खान, फजलुर रहमान सबको माफ़ कर दिया। तो इस्टेब्लिशमेंट के बग़ैर तो वो हुकूमत नहीं बचा सके तो वो कोई बड़ी तहरीक क्या खड़ी कर सकेंगे। बहुत शुक्रिया, गुफ्तगू आपने सुनी। नाजरीन, आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट से एक और बड़ी खबर आई है। क्या खबर आई आपके सामने रखेंगे इसके बाद। एक इंतहाई हसास मामला जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक तवील अरसे से ज़ेर समाअत है। खुद चीफ जस्टिस अतर मिनल्लाह मुसलसल समातें करते आए हैं, मुसलसल अहकाम जारी करते आए हैं, मगर ना पिछली हुकूमत और ना ही मौजूदा हुकूमत इस अहम मामले पर कोई संजीदा इक़दाम करवा पाई है। और ये मामला है मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों से जबरी तौर पर लापता किए गए पाकिस्तानी शहरियों की बाजियाबी का, जिनके अहले खाना को उनके ठिकानों का पता है और ना ही ये पता है कि वो जिंदा भी हैं या नहीं। वो अपने प्यारों की तलाश में कभी अदालतों और कभी हुकूमती इदारे के चक्कर काटते नजर आते हैं। आज भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मुदस्सिर नारो समेत कई लापता अफराद के केसेस की यकजा करके समाअत हुई, जहां चीफ जस्टिस अतर मिनल्लाह ने एक बार फिर वफाकी हुकूमत के नुमाइंदे की सरजनिश की। हमारे नुमाइंदे उवैस यूसुफजई के मुताबिक समाअत के आगाज में चीफ जस्टिस ने डिप्टी अटॉर्नी जनरल से पूछा कि इस अदालत ने अपने गुज़िश्ता ऑर्डर में क्या लिखा था वो पढ़कर बताएं। उस ऑर्डर में लिखा था कि मिसिंग पर्सन्स को बाजियाब करके पेश किया जाए, वो कहाँ हैं? तो डिप्टी अटॉर्नी जनरल ने जवाब दिया कि वफाकी हुकूमत ने वुज़रा पर मुश्तमिल कमेटी तश्कील दे दी है, तहकीकाती एजेंसीज भी अपनी कोशिश कर रही हैं। इस पर चीफ जस्टिस ने उनसे मुकालमा किया कि अदालत को कमेटियों में ना फंसाएं, ये बताएं अमल दरामद हुआ है या नहीं, वफाकी हुकूमत का एक्शन कहाँ है। अब भी रोजाना लोग उठाए जा रहे हैं मगर कोई पूछने वाला नहीं है। वफाकी हुकूमत को परवेज मुशर्रफ और उसके बाद के तमाम वुज़रा आज़म को नोटिस जारी करने का हुक्म दिया गया था, वो नोटिस और बयान हल्फी कहाँ हैं? ये अहम तरीन मामला है और उसमें रियासत का ये रवैया है। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि क्या वफाकी हुकूमत की बनाई गई कमेटी के इजलास हुए हैं? अदालत ने हुक्म दिया था कि अहकामात पर अमल दरामद नहीं होता तो मौजूदा और साबका वुज़रा दाखिला पेश होंगे, वो कहाँ हैं? क्या ये अदालत के हुक्म पर अमल दरामद हो रहा है? क्या ये अच्छा लगेगा कि अदालत चीफ एग्जीक्यूटिव को समन करे? जस्टिस अतर मिनल्लाह ने यह भी कहा कि तमाम हुकूमतें आइन और अपने हल्फ की खिलाफ वर्जी कर रही हैं। ये मामला वफाकी हुकूमत और तमाम सियासी क़यादत की तरजीहात में शामिल होना चाहिए था। इस मौके पर डिप्टी अटॉर्नी जनरल ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि आइंदा समाअत पर अदालत को आगाह करेंगे कि मिसिंग पर्सन्स की बाजियाबी के लिए क्या कोशिशें की जा रही हैं। चीफ जस्टिस अतर मिनल्लाह ने रिमार्क दिए कि मिसिंग पर्सन्स की बाजियाबी के लिए कोई कोशिशें नहीं की जा रही हैं। अदालत ने हुक्म दिया था कि मिसिंग पर्सन्स की मुश्किलात आवाम तक पहुंचाने के लिए इकदाम किए जाएं। क्या वफाकी हुकूमत ने पेमरा को डायरेक्शन जारी की है? तो वजारत इत्तलात की नुमाइंदे ने जवाब दिया कि हमने बराह रास्त पाकिस्तान ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन को लिख कर दिया था कि अदालती हुक्म पर अमल दरामद करें। तो चीफ जस्टिस ने उनसे मुकालमा किया कि उसके बाद मिसिंग पर्सन से मुताल्लिक कितने प्रोग्राम्स हुए हैं। अदालत के साथ गेम ना खेलें। किस चीज़ की घबराहट है? जिन लोगों का ट्रायल किया गया क्या उनके खानदानों को भी इस हवाले से मालूम नहीं था? तो मिसिंग पर्सन के वकील कर्नल रिटायर्ड इनामुर रहीम ने अदालत को बताया कि नहीं, उनके खानदानों को बाद में जेल से मालूम हुआ। दौरान समाअत चीफ जस्टिस ने रिमार्क दिए कि वफाकी काबीना ने एक कमेटी बनाई है, हालांकि ये ना होने के बराबर है, लेकिन कोई इकदाम तो उठाया गया। चीफ जस्टिस ने नुक्ता उठाया कि जबरी गुमशुदगियों का जिम्मेदार किसको ठहराएं, या तो बता दें
कि यहाँ रियासत के अंदर रियासत है, पुलिस, आईबी और आर्म फोर्सेस की एजेंसीज पर भी इल्जाम लगाया जाता है, तो कर्नल रिटायर्ड इनामुर रहीम ने मौका अख्तियार किया कि अदालत वजीर आजम को जिम्मेदार ठहराए, उन्हें सब मालूम होता है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क दिए कि जितने भी केसेस हैं उनमें किसी एक का भी बता दें कि इसे किसने उठाया है। इस मौके पर अदालत में मौजूद आमना मसूद जंजुआ ने मौका अख्तियार किया कि वजीर दिफा को नोटिस जारी करना चाहिए, तो चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि वजीर दिफा किसके मातहत है, या तो वजीर आजम कह दें कि वो बेबस हैं ताकि अदालत किसी के खिलाफ तो कार्रवाई करे, अगर वजीर आजम बेबस नहीं है तो आइन उन्हें जिम्मेदार ठहराता है। तो डिप्टी अटॉर्नी जनरल ने इस्तदा की कि अदालत आइंदा समाअत तक वक्त दे, अटॉर्नी जनरल खुद अदालत की मुआवनत करेंगे। फिर चीफ जस्टिस ने उनसे कहा कि आपने जो इस अदालत के ऑर्डर के साथ किया है उसके बाद तो कुछ कहना बनता ही नहीं है। इस बात से इख्तलाफ नहीं है कि लोग खुद भी चले जाते हैं, लेकिन रियासत की भी कोई जिम्मेदारी होती है। रियासत ट्रेस करके रिपोर्ट दे के वो चले गए हैं। ये बात भी दुरुस्त है कि रियासत जबरी गुमशुदगियों में मुलव्विस है। इस मुल्क में मावरा अदालत कत्ल किए जाते रहे हैं, पुलिस करती रही है। चीफ जस्टिस ने मजीद कहा कि बादी नजर में वफाकी हुकूमत अदालती हुक्म पर अमल दरामद कराने में नाकाम रही है। अदालत पर जाहिर हुआ है कि वफाकी हुकूमत ने लापता अफराद का मामला संजीदा नहीं लिया है। डिप्टी अटॉर्नी जनरल 25 मई के हुक्म पर अमल दरामद से मुताल्लिक मुतमईन नहीं कर सके। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस अतर बिन अल्लाह ने लापता अफराद के केसेस की मजीद समाअत 4 जुलाई तक मुलतवी करते हुए वाज़ेह कर दिया है कि इस केस में अब मजीद कोई इल्तवा नहीं दिया जाएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।